नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 13 में भाग 2 पढ़ लिया था। भाग 2 में आपने पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में जाना, आपने संगठन के स्तरों के बारे में जाना, आपने जाना कि जीव क्या होता है, समष्टि क्या होती है, समुदाय क्या होती है, पारितंत्र क्या होता है, जीवोम क्या होता है और जैवमंडल क्या होता है। अब आते हैं उसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाग 3 के अंतर्गत, जो कि होगा एक एक के बारे में कि आखिर जाति क्या है, जीव क्या है। फिर हम पढ़ेंगे समष्टि क्या है, फिर हम पढ़ेंगे समुदाय क्या है, पढ़ेंगे पारितंत्र क्या है, जीवोम क्या है, जैवमंडल क्या है। तो जीव के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि जीव एक ऐसा प्रकृति की इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अपनी जैविक क्रियाएं करता है। उसका एक निश्चित स्वरूप होता है, व्यवहार होता है। वह आसपास के जीवों के साथ भी अन्योन्य क्रियाएं करता है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है। ठीक, तो जीव या व्यष्टि किसी भी पारिस्थितिक संगठन की एक आधारभूत इकाई होती है। एक जीव व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट जीवित अस्तित्व है। मैंने बताया था एक जीवित तंत्र को ही एक जीव कहते हैं, जो कि एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। कोई जीव होता है जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे जीवाणु, बहुकोशिकीय जीव, पौधे, जंतु, कवक, ये सारे। तो जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इसके शरीर में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी चीजें उनके अंदर होती हैं। स्वतंत्र रूप से जैविक प्रक्रिया करने में सक्षम होती हैं, यानी अपनी जैविक क्रियाएं करने में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सबको करने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वतंत्र होते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली इस इकाई को जीव कहते हैं। इसकी निश्चित जीवन अवधि होती है। कोई भी जीव पृथ्वी पर अमर नहीं है, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। इतने दिन बाद वो मृत्यु उसकी तय है। या प्रकृति में अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है, या प्रकृति में अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं का मतलब क्या है, दूसरे जीवों को खाता है, दूसरे जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं मतलब कि पारस्परिक जो भी संबंध है उनके साथ वो करता है। जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु आदि। बहुकोशिकीय हो सकते हैं जैसे पौधा या कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सभी। तो जीव के बारे में समझेंगे। किसी एक जीव को हम कहेंगे, जैसे हम एक जीव हैं तो हम एक जीव कहलाएंगे, हम समष्टि नहीं कहलाएंगे। समष्टि का मतलब होता है कि एक ही जाति के जीवों का समूह, बस इतना याद कर लो। अब बाकी तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे पढ़ते पढ़ते। पहले एक एक लाइन में आप कोशिश करा करो याद करने का। जीव का मतलब होता है कोई एक जीव, जैसे हम एक जीव हैं। अगर हमारे साथ मेरे दोस्त वगैरह आ जाए, 10-15 लोग हो जाए, तो 10-15 लोगों का मनुष्य हो गया ना, तो वो क्या कहलाएगा, एक जीव नहीं कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। एक ही जाति के जीवों का समूह, जैसे मनुष्य की जाति के जीवों का समूह है, अगर समूह का मतलब 2 से अधिक, तो वो क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। कोई गाय है, एक गाय है तो वो एक जीव कहलाएगा, एक व्यष्टि कहलाएगा। लेकिन अगर गायों का समूह है, 2 से ज्यादा है, 4, 5, 10 गायें हैं, तो वो समूह समष्टि कहलाएगी, गाय की समष्टि कहलाएगी। समष्टि क्या होता है, किसी निश्चित समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार के जाति के जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे तालाब में मछलियों की समष्टि, गेहूं के खेत में गेहूं की समष्टि, चावल, गेहूं के खेत में चावल की समष्टि, गेहूं के खेत में गेहूं की समष्टि। यहाँ पता कहाँ चावल आ गया, इसको काट लीजिएगा अपने बुक में। तो किसी स्थान पर मनुष्य की आबादी, जैसे भारत में मनुष्य की आबादी, तो कहते हैं ना मनुष्य की आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन। मनुष्य की समुदाय नहीं बोलते हैं, ह्यूमन कम्युनिटी नहीं बोलते हैं, समुदाय के आगे कोई भी हम शब्द नहीं लगाते हैं। ठीक, किसी जीव की समष्टि जो कि किसी निश्चित स्थान पर रहती है, उस स्थान की स्थानीय समष्टि कहलाती है। स्थानीय समष्टि का मतलब समझिएगा, वह समष्टि जो एक लोकल क्षेत्र में ही रह पाई जाती है, उसे स्थानीय समष्टि कहते हैं। एक स्थानीय समष्टि जो कि उसके निश्चित पर्यावरण के लिए आनुवांशिक रूप से अनुकूलित होती है, उसे इकोटाइप कहते हैं। कोई भी जीव है तो उस जगह पर क्यों जीवित है, क्योंकि उस जगह पर रहने के लिए वो अनुकूल है। जैसे पांडा है तो पांडा कहाँ पर अनुकूल रहेगा, ठंड प्रदेश में, टुंड्रा वाले इलाकों में, अंटार्कटिका क्षेत्र में या आर्कटिक क्षेत्र में, ठंड वाले क्षेत्रों में ही वो रहेगा, तो वो इकोटाइप कहलाता है। तो ऐसे जीव जिनका एक निश्चित निवास होता है, जिसमें वो पूरी तरीके से अनुकूल होते हैं रहने के लिए, ऐसे जीवों को हम इकोटाइप कहते हैं, ऐसे समष्टि को। समष्टि के विभिन्न लक्षण होते हैं। देखिए व्यष्टि में क्या होता है, जीव में एक जीव है ना, वो मर जाएगा या उसकी जीवित होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन समष्टि में जीवन और मरण नहीं होता। समष्टि में समष्टि घनत्व होता है, जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, आयु वितरण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है कि समष्टि के गुण बताइए। तो समष्टि के गुण हैं समष्टि घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर,
आयु वितरण, ये सब। समष्टि घनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है किसी स्थान पर पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसको हम निकाल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर व्यक्तियों की संख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर ये हटा दीजिए, यहां पर क्षेत्रफल को यहां पर लाकर यहां रख दीजिए, क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाई एरिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही थी। व्यक्तियों की संख्या बटा क्षेत्र जो भी होता है वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। जन्म दर क्या होता है? जन्म दर किसी एक को नहीं कहेंगे, हम देखेंगे किसी एक विशेष स्थान पर विशेष समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो जन्म दर कहलाता है। सॉरी, मृत्यु नहीं हुई, जन्म हुई। किसी विशेष स्थान पर विशेष समय पर जन्मे जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर कहलाता है कि किसी विशेष स्थान पर एक विशेष समय में कितने लोग मर गए, वो मृत्यु दर कहलाता है। एक लोगों की मृत्यु को मृत्यु दर नहीं कहेंगे, एक लोगों की मृत्यु को तो मृत्यु ही कहेंगे। हम एक स्थान विशेष पर देखते हैं कि कोई स्थान है, उसमें 100 जीवित जीव रहते थे, 20 मर गए, तो 20 क्या हुआ? उसका मृत्यु दर हुआ। आयु वितरण, हम किसी जनसंख्या में आयु का वितरण करते हैं कि कितने से कितने वर्ग आयु वाले वर्ग के जीव हैं। 10 से 20 वर्ष के जो जीव हैं उनको एक अलग वर्ग में रखेंगे और 30 से 50 वाले को एक अलग वर्ग में रखेंगे, तो इसे कहते हैं आयु वितरण। तो समष्टि के ये गुण होते हैं जो व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं और ना ही समुदाय में पाए जाएंगे। ठीक है, जाति क्या होती है? जाति, तो जाति जीवों का ऐसा समूह होता है जो आकारिकीय रूप से, व्यवहारीय रूप से, अनुकूलन रूप से एक समान होते हैं। उनमें आनुवंशिक लक्षण भी एक समान होते हैं। और जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है ना एक जाति का, एक जाति के जीव वो कहलाते हैं जिनके बीच जनन होता है, जिनके बीच जनन हो सके, जिनके बीच जनन हो सके। दो ऐसे जीव जो आपस में जनन करके संतान उत्पन्न कर सके वो एक ही जाति के कहलाएंगे। जाति तब पृथक कही जाती है जब दो के बीच में जनन करने से संतान उत्पन्न ना हो, तब वो भिन्न जाति कहलाती है। तो जब दो के बीच में जनन करने से संतान उत्पन्न हो यानी जनन सफल हो, तो ऐसे को कहते हैं, ऐसे जीवों की जाति, ऐसे जीवों के समूह को जाति कहते हैं। यानी जीवों का समूह जिसमें मौलिक समानता हो, आनुवंशिक लक्षण समान हो, संरचना समान हो, व्यवहार समान हो, क्रियाएं समान हो, जिनका आनुवंशिक संगठन और वे सामान्य परिस्थितियों में अंतर जनन कर सके, अंतर प्रजनन कर सके। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाति का सबसे बड़ा यही होता है पॉइंट कि वे अंतर प्रजनन कर सके। दो जीवों के जनन करने से संतान उत्पन्न हो सके। जैसे ए जीव है और बी जीव है, दोनों एक समान दिख रहे हैं, काफी समानता है, और अगर ये बीच अपने आपस में जनन करते हैं तो संतान उत्पन्न होती है, तब ये कहलाएंगे ये एक ही जाति के हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये थोड़ा बहुत इनके समान दिख रहे हैं, सी ए के समान दिख रहे हैं, चार पैर पे चल रहे हैं, पूंछ पूंछ इनके पास भी है, और ये आपस में अगर जनन करते हैं और अगर संतान उत्पन्न ना हो, अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, जनन सही नहीं हो रहा है, तब ये भिन्न जाति के कहलाते हैं। ये अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं। एक ही जाति के जीव वे होते हैं जिनके बीच अंतर प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक, और इसी के बेसिस पर उन्हें अन्य जीवों से पृथक किया जा सकता है। ये हो गया जाति के बारे में। अब जाति से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जो मुख्य रूप से आपके नीट की परीक्षा में पूछे जाती हैं, बोर्ड में बहुत कम। नीट से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं कि स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, या एंडेमिज्म क्या होता है। स्थानिक प्रजातियां ऐसे जीव होते हैं जो कुछ विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, उसके अलावा पृथ्वी पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कंगारू, आपने सुना होगा कंगारू, जिसके पेट में एक पाउच होता है जिसमें उसका बच्चा बैठा रहता है और वो लड़ता है अपने दोनों पैर से, है ना, देखा होगा अपने वीडियो कहीं ना कहीं कंगारू का। नहीं देखें तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, कंगारू कैसा दिखता है। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा वह कहीं पर भी नहीं पाया जाएगा। तो वह कंगारू क्या है, एक एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक प्रजाति है जो एक विशेष स्थान पर ही पाई जा रही है और कहीं नहीं पाई जा रही है। क्लियर है बात। तो किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजाति स्थानीय प्रजाति कहलाती है। जैसे
और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मेटासिकोया। मेटासिकोया पर्णपाती वन चीन की घाटी की स्थानिक प्रजाति है, जिसे हम डॉन रेडवुड्स कहते हैं। ये मेटासिकोया एक ऐसा विशेष प्रकार का पौधा है जो सिर्फ और सिर्फ पर्णपाती वन चीन की घाटी में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। लेमूर एक ऐसा प्रजाति है जो केवल मेडागास्कर में पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आप दूसरा। सब कुछ याद करते रहिएगा भैया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। स्थानिक का मतलब क्या है? एक विशेष स्थान पर पाए जाएंगे। कंगारू हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे, कहीं नहीं पाए जाएंगे। बस एक एग्जाम्पल याद कर लो, हो जाएगा काम। स्थानिक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो एक विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती हैं। कुंजली शिला जाति, की स्टोन स्पीसीज क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। की स्टोन स्पीसीज एक ऐसी जाति, एक ऐसी प्रजाति जो एक स्थान पर पाई जाती है और उसके कारण उसका पूरा पारितंत्र संतुलित होता है। अगर वो नहीं पाई जाएगी तो पारितंत्र ही बिगड़ जाएगा। जैसे जंगल में अगर शेर ना पाया जाए तो किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी? हिरण की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो शेर, चीता, बाघ ये सब क्या करते हैं? उन जीवों की संख्या पर नियंत्रण करते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जबकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है। शेर वगैरह जंगल में बहुत कम पाए जाते हैं, उनका जैव भार भी बहुत कम होता है। आपने ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि जैव भार इनका बहुत कम होता है। सबसे ऊपर पिरामिड पे रखे जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत कम होती है। बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अब उन्हें हम क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। ऐसे जीव जो संख्या में कम हो, जिनका जैव भार कम हो, लेकिन वे बहुत ही महत्वपूर्ण हो किसी पारितंत्र के लिए, जिनके ना होने से वह पारितंत्र स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे जातियों को कुंजशिला जातियां, कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, जिनके सदस्यों की संख्या, जैव भार, देखिए संख्या और जैव भार दोनों समुदाय में बहुत कम होता है, परंतु समुदाय में प्रभाव सर्वाधिक होता है। उनके कार्य ही समुदाय की संरचना का निर्धारण करते हैं। अगर वे ना हो तो समुदाय की संरचना बिगड़ सकती है, जैसे जंगल में शेर का होना, रेगिस्तान में कंगारू चूहे का होना, उष्णकटिबंधीय वन में अंजीर का होना। क्लियर है बात? नेक्स्ट, क्रांतिक योजी प्रजाति, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति दो लिंक स्पीसीज है। देखिए लिंक का मतलब होता है संबंधित। तो जब दो जातियां ए जाति और बी जाति दोनों साथ साथ रहते हैं तो इसे लिंक स्पीसीज कहते हैं। और दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेंगे, और अगर ये नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। मतलब दोनों साथ में होना अनिवार्य है। इनमें से कोई एक मरा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, यानी ऐसी जाति जिसका किसी अन्य जाति के साथ आवश्यक संबंध हो और दूसरी जाति के अत्यधिक क्रियाकलापों में सहयोग दे। जैसे माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? कवक के और उच्च पौधों की जड़ों में। उच्च पौधों की जड़ों में, उच्च यहाँ लिखा है, उच्च पौधों की जड़ और कवक का सहसंबंध है। यानी ऐसे पौधे जिनमें कवक पाए जाते हैं उनकी जड़ में, वे कवक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बहुत सारे खनिज तत्वों को उपलब्ध कराते हैं पौधों को, जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। साथ ही कवक को रहने का स्थान मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सहसंबंध बनाते हैं, मर्द मेहरारू। समुदाय, समुदाय क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी जीव अकेला नहीं है, मनुष्य केवल अकेला नहीं है। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जीवाणु, कवक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, गाय, भैंस। तो सबको मिलाकर जितने भी जीवित जीव पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रजाति के जीवों का समूह, भिन्न भिन्न प्रजाति के जीवों का समूह समुदाय कहलाता है। विभिन्न जाति के जीवों का समूह जो किसी एक क्षेत्र में रहते हैं समुदाय कहलाते हैं। समुदाय की सभी जातियां परस्पर अंतःसंबंधित तथा एक दूसरे से आश्रित रहती है। समुदाय में जितनी भी जातियां हैं एक दूसरे पर आश्रित होता है। हम देखो गाय पे आश्रित रहते हैं, हमें उनसे गाय से दूध मिल जाता है, दूध से हम दही बना लेते हैं, दही से हम घी बना लेते हैं। और गाय हम पे आश्रित हैं कि हम गाय को खाना वाना दे देते हैं। हालांकि पूरी तरीके से आश्रित नहीं, देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। समुदाय के 3 मुख्य घटक होते हैं। देखिए याद कर लीजिए, कुछ भी याद भी नहीं करना, समझना है। समुदाय के 3 मुख्य घटक का मतलब क्या है? सबसे पहला कौन होगा? पादप, जो उत्पादक होता है। पादप जो होता है वो उत्पादक होता है। किसी भी पारितंत्र का जो उत्पादक होता है वो पादप होता है।
क्योंकि पौधे के पास ही है ऐसी क्षमता जो प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना सकती है और उसी के भोजन से पूरे विश्व का भरण पोषण होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और सूर्य के जो प्रकाश है उससे ये अपना भोजन बनाते हैं। इनके पास सुपर पावर है। हम लोग क्यों पौधों की पूजा करते हैं? क्योंकि वो पूजनीय हैं। उन्हीं के पास सुपर पावर है कि पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। सूर्य के प्रकाश से वे भोजन बनाते हैं और पृथ्वी के समस्त जंतुओं का भरण पोषण करते हैं। तो ये उत्पादक हो गए, यानी जितने भी पौधे हैं पृथ्वी पर वे उत्पादक हो गए, तो वे उत्पादक समुदाय कहलाएंगे। और जितने भी जंतु हैं सब नालायक हैं, अपना भोजन तो बना नहीं पाएंगे, किसको खाएंगे? पौधे को खाएंगे। तो ये उपभोक्ता का समुदाय कहलाता है। उपभोक्ता मतलब जो पौधों को खाते हैं या किसी एक जीव को खाते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो सभी जंतु पौधे पर आश्रित होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, एक अलग समुदाय बना देंगे, जंतु समुदाय या उपभोक्ता का समुदाय। अब इनके बाद एक और समुदाय है जो बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। अगर किसी पौधे की मृत्यु हो गई, किसी जंतु की मृत्यु हो गई, तो उसका शरीर उस पर पड़ा रह जाएगा, तो ऐसे मरते मरते पता नहीं कितना पूरा पृथ्वी भर जाता लाशों से। तो उनको अपघटित करना यानी तोड़कर उन्हें मिट्टी में मिला देना, वायु में मिला देना, इसका काम करते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु कवक, यानी वे अपघटन करता होते हैं। इन्हें हम अपघटकों का समुदाय कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का समुदाय यानी अपघटकों का समुदाय। सिंपल है, कुछ नहीं है। किसी भी समुदाय में 3 समुदाय, किसी भी पारितंत्र में 3 समुदाय होते हैं, किसी भी पारितंत्र में 3 समुदाय होते हैं। उत्पादक का समुदाय जो भोजन बनाते हैं यानी पौधे, उपभोक्ताओं का समुदाय यानी जो पौधों को खाते हैं, उपभोक्ता जंतु, और जो अपघटन करते हैं अपघटकों का समुदाय यानी जीवाणु कवक। क्लियर है? तो जैविक समुदाय 3 समुदायों से मिलकर बना होता है, जंतु समुदाय, पादप समुदाय, सूक्ष्मजीवी समुदाय। अब समुदाय के भी बहुत सारे गुण होते हैं। देखिए समुदाय के गुण क्या क्या हैं? जाति विभिन्नता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी एक समुदाय में एक ही प्रकार के तो जाति पाए नहीं जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जाति पाए जाते हैं। विविधता का मतलब ही होता है विभिन्न। तो जाति विभिन्नता का मतलब होता है कि किसी समुदाय में भिन्न भिन्न जातियों के जीव पाए जाते हैं, इसे जाति विभिन्नता कहते हैं। या क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है, आवास की विभिन्नता पर निर्भर करती है, मृदा के प्रकार, वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। अब दूसरा आता है प्रभाविता यानी डोमिनेंस। किसी समुदाय में किसी एक जाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। कोई समुदाय है, उस समुदाय में किसी एक जाति की तो संख्या निश्चित है बहुत अधिक होगी, वह प्रभावी कहलाता है, प्रभावी जाति कहलाता है। जैसे कृत्रिम पारितंत्र में हम मान लो भारत की बात कर लें, पूरे भारत की बात कर लें, तो हम लोग मनुष्य हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। किसी को भी चाहे तो टांग दें वो चाहे बड़ा से बड़ा हाथी हो बांध के, आज आपने सर्कस में देखा होगा, शेर हो, वो भी आजकल सर्कस में तो बैन हो गया, लेकिन पहले मतलब कह सकते हैं कि प्रभावी सबसे ज़्यादा जाति मनुष्य है। तो ये प्रभावी जाति कहलाती है। समुदाय का नाम इसी जाति के नाम पर रख दिया जाता है। किसी समुदाय में जहाँ पर जो जीव प्रभावी होता है उस समुदाय का नाम उसी के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे प्रोसोपिस समुदाय, अरावली क्षेत्र में प्रोसोपिस समुदाय में प्रोसोपिस सबसे ज़्यादा प्रभावी जाति पाई जाती है। पाइनस समुदाय हिमालय में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा पाइनस का पौधा, तो वो सबसे ज़्यादा है, प्रभावी हैं, यानी हिमालय में इनके समुदाय को पाइनस समुदाय कहेंगे। पारितंत्र क्या होता है? किसी निश्चित भूभौगोलिक क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों का ऐसा समूह जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। बहुत सिंपल है, पारितंत्र का मतलब होता है जैविक और अजैविक घटकों का संबंध। जैसे हम जैविक घटक हैं, हमारे आसपास है वायु, प्रकाश, तापमान, ये अजैविक घटक हैं। हम उनसे संबंधित है, वे हमसे संबंधित हैं। हम हीटर चला देंगे तापमान बढ़ जाएगा, हम हीटर बंद कर देंगे तापमान कम हो जाएगा। और प्रकृति चाह ले तो तापमान खुद ही कम हो जाएगा। सर्दी आई थी, अभी देखिए तापमान कितना कम हो गया था, गर्मी आ गई, देखिए स्वेटर गायब हो गया, टी शर्ट में आ गए। तो अजैविक घटक और जैविक घटक एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी क्रिया करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा और पोषक पदार्थों का पुनः चक्रण होता रहता है। आपको पता है कि ऊर्जा तो कभी नष्ट होती नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। और पोषक पदार्थों का भी नष्ट होना उतना पॉसिबल नहीं है, इसका भी चक्र चलता रहता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, इन सभी के बारे में। नेक्स्ट आता है जीवोम। बायोम क्या होता है? तो बायोम एक बड़ा क्षेत्र है,
जो कई सारे समुदायों से मिलकर बना होता है। एक बड़ा पारितंत्र या छोटे पारितंत्रों का समूह जो किसी विशिष्ट जलवायु या भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहता है। जीवों में 2 प्रकार का होता है, एक स्थलीय होता है और एक जलीय होता है। प्रत्येक प्रकार के जीवों में अनेक प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जैसे वन में झील का पाया जाना। वन पारितंत्र है ना, अब उस वन पारितंत्र में अगर झील पाया गया, झील एक छोटा समुदाय है, उसके चारों तरफ बड़ा वन घेरे हुए हैं, तो वो वन के ही अंतर्गत आएगा। तो वन और उस झील दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। ठीक, समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, तो समुद्र एक अपना समुदाय लेकर बैठा हुआ है, एक पारितंत्र है। लेकिन अगर उसके बीच में कोई टापू आ जाए, आइलैंड आ जाए छोटा सा, तो वो क्या कहलाएगा? स्थलीय पारितंत्र तो कहलाएगा नहीं। मतलब है तो स्थलीय पारितंत्र लेकिन समुद्र के बीचों बीच है, तब वो मतलब कहलाएगा कि 2 पारितंत्र है, तब उसे हम क्या कहेंगे? जीवोम कहेंगे। स्थलीय जीवों के कुछ उदाहरण जैसे शीतोष्ण पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मरुस्थल जीवोम आदि। किसी भी स्थान पर ताप की तीव्रता अवधि में हुए वार्षिक बदलाव वहाँ के विभिन्न मौसमों का कारण होते हैं। देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपने ये जाना होगा कि मौसम कैसे परिवर्तित होता है। मौसम कैसे परिवर्तित होता है, कब, क्यों भारत में सर्दी स्टार्ट होती है सितंबर से लेकर फरवरी तक, और फिर मार्च से आपका जुलाई तक आपका क्या रहता है, जून तक भीषण गर्मी रहती है। फिर उसके बाद बरसात शुरू होता है, फिर ठंडक आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आता है। तो चक्र चलता रहता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप जानते होंगे। आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी हमारी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, तो उस पर सूर्य का प्रकाश, चूंकि सूर्य एक जगह पर स्थिर है और जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। देखो 2 कारण होते हैं, एक तो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। तो उससे सूर्य का प्रकाश का उस पृथ्वी के एक विशेष स्थल पर पड़ना बदलता रहता है। जैसे भारत है तो भारत पर भी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो उस दौरान जो सूर्य के प्रकाश में परिवर्तन आता है उससे मौसमी बदलाव आता है। आपको पता होगा कि जब सूर्य, अब यहाँ पर इतना डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है, सूर्य जब पृथ्वी के 0 डिग्री अक्ष से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाता है और फिर 23.5 डिग्री उत्तर से फिर 0 डिग्री तरफ आता है, फिर उसके बाद उत्तर से फिर दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री तक मूव करता है। वर्ष भर में 365 दिन में इतना अंतर होता रहता है और उसी दौरान ये चक्रीय बदलाव आते हैं और मौसम परिवर्तन होता है। सूर्य का प्रकाश कभी भी पोल्स पर नहीं पड़ता। पृथ्वी का जो पोल्स है, पृथ्वी का जो पोल है ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी क्षेत्र, देखिए पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, 0 डिग्री रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री यहां पर है, 23.5 डिग्री यहां पर। तो सूर्य क्या है कि सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री से लेकर इन्हीं क्षेत्र पर पड़ता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच तक ही सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पड़ता है। इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश बहुत कम या ना के बराबर होता है, इसलिए आप जानते होंगे कि ये सब बर्फीले इलाके हैं, बर्फ से जमे होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है, इनके पास टेम्परेचर है ही नहीं, चाहे ये हो चाहे ये हो। यहाँ का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, ये कहलाता है अंटार्कटिक क्षेत्र। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये सब पूरे बर्फ से ढके होते हैं क्योंकि वर्ष भर इन पर कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश यही रेंज पर होता है, इतने रेंज पर होता है और वर्ष भर इसमें भी बदलाव आता रहता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से अंतर पड़ता है। कभी गर्मी इस जगह पर बहुत भयंकर पड़ती है, कभी गर्मी इस जगह पर भयंकर पड़ती है, कभी गर्मी इस जगह पर भयंकर पड़ती है। तो ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाने की वजह से ऐसा होता है।
मुझे डेट वेट याद था, अब भूल गए, जियोग्राफी पढ़े बहुत टाइम हो गया। मुझे कुछ कुछ याद है, जैसे एक होता है 22 जून को और 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को यहाँ पर होता है सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, और उसके बाद फिर ये वापस लौटता है, और 22 जून को यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद एक नवंबर या सितंबर का 22 सितंबर को यहाँ पर होता है, 22 सितंबर को यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ से लौटता है 22 सितंबर से, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट अब नहीं रहा, जब पढ़ता था तब था। तो यानी कि सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी पर पड़ना मौसमी परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, वो यहीं पर बताया जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी अपने भी अक्ष पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर पड़ता है। अच्छा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते रहने की वजह से दिन रात होता है। अगर हमारे यहाँ रात है तो पश्चिमी देशों में क्या होगा, दिन होगा। अब ये सब भी जियोग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे पूरी तरीके से ये सब चीज़ें पता थी। आज भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नॉलेज है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है। सबसे पहला जो सूर्योदय होता है पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। और टाइम वाइम कैसे निकालते हैं, जीएमटी एमटी सब कुछ जियोग्राफी पर डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती है, इसलिए सबसे पहले पूर्वी दिशा में ही सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है। इसी नाते बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और उसके बाद सबसे आखिरी में सूर्योदय होता है गुजरात में, क्योंकि वो सबसे पश्चिमी देश है, पश्चिमी प्रदेश है हमारे देश का। तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में आपको बताई जाती हैं। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुका होने के कारण भी सौर विकिरण में भिन्नता आती है। ताप के इन परिवर्तनों से, मेनली सूर्य के प्रकाश के परिवर्तनों से जो वार्षिक बदलाव आते हैं, उसी की वजह से मौसम आते हैं। कभी गर्मी आती है तो कभी बरसात आता है तो कभी सर्दी आती है। वार्षिक बरसात जीवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता, अवधि, वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप भिन्न ऋतुएं बनती हैं। ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षा और टुंड्रा। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, जिससे कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग तो इसे समझ ही नहीं पाते हैं। ये क्या है, एक क्षेत्र है, जैसे आर्कटिक क्षेत्र है। आर्कटिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये दिखाया गया है टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर है, एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर, यानी वर्ष भर का जो मध्य तापमान है कि कितना औसतन रहता है वो दर्शाया गया है। और ये दर्शाया गया है कितना बारिश होता है, इन क्षेत्रों में कितना बारिश होता है, कितने सेंटीमीटर की बारिश होती है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, हिमवर्षा, ये सारी सब कुछ मिलाकर। देखिए वर्षा को तो रेन कहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो रेन लिखा नहीं है, प्रेसिपिटेशन लिखा है। प्रेसिपिटेशन में केवल रेन नहीं आता, उसमें स्नोफॉल भी आता है, यानी बर्फ कितनी गिरी, जल कितना, पानी कितना बरसा, ये सभी को सम्मिलित रूप से प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि देखिए ये आर्कटिक रीजन है, ये बताते हैं कि यहाँ पर जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर है वो लगभग -10 से लेकर 1 डिग्री के बीच होता है। फिर यहाँ पर देखिए कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन दिए गए हैं। शंकुधारी वन में देखिए यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा को दिखा रहे हैं कि 5 से लेकर 120 तक होती है, 120-130 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर आर्कटिक रीजन में वर्षा होती है। कोनीफेरस में दिखाया गया है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर देखिए 0 से लेकर यहाँ पर 15 के बीच में होता है कोनीफेरस। कोनीफेरस फॉरेस्ट में वर्षा कितनी होती है, 50 से लेकर 250 तक। उसके बाद देखिए टेम्परेट रीजन में यानी शीतोष्ण प्रदेश में टेम्परेचर कितना रहता है, 10 से लेकर 24 तक। इनमें वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर देखिए 60 से 70 से लेकर 220 तक। डिजर्ट है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में तो वर्षा होगी नहीं, तो देखिए वर्षा कितनी होती है, 50 से भी कम। और इसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 5 डिग्री से लेकर
22 डिग्री सेल्सियस तक। ग्रासलैंड है, घास स्थल, इनमें वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। कितनी होती है? 40 से लेकर 90 तक। टेम्परेचर होता है 0 से लेकर 25 तक। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते ही आप जान जाइए कि वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा? अमेजन वर्षावन। यहां पर बरसात बहुत होती है, 200 से भी ज्यादा होती है, और टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, और ये सबसे ज्यादा अनुकूल होता है पौधों की वृद्धि के लिए। अब आपको एक चीज बता दूं, यहां पर औसत वर्षा पूछी जा सकती है, औसत तापमान पूछा जा सकता है, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। मैंने उच्च सोर्स से निकाला है और वही मैंने यहां पर रखा है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तापमान और वर्षा किसी स्थान के वनस्पति का निर्धारण करते हैं, क्योंकि वनस्पतियां एक अनुकूलतम तापमान में पाई जाती हैं, एक अनुकूलतम वातावरण में पाई जाती हैं। जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कहाँ उतना पौधे पाए जाएंगे, क्योंकि पौधों को जल की आवश्यकता होती है, उनमें पत्तियां होती हैं, वाष्पोत्सर्जन की तरफ लॉस होता है वाटर, तो उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसी वजह से पौधों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? वर्षा वन वाले क्षेत्र में, जहाँ पर खूब वर्षा होती है, तो वहाँ पर पौधे खूब उगते हैं। पौधे जहाँ होंगे वहाँ पर अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रजातियाँ होंगी, क्योंकि बहुत सारे जीव पौधे पर डिपेंड करते हैं। उनको खाने वाले होंगे तो उनको भी खाने वाले होंगे जीव, इसलिए वो क्षेत्र प्रजातियों से, विविधता से संपन्न होती है, जिसका एक उदाहरण है अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक जातीय समृद्धता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्थलीय क्षेत्रों में निम्न प्रकार के वानस्पतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा का नाम आते ही आपके मन में आ जाएगा बर्फ का इलाका, अभी बताए थे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका रीजन, इन सभी क्षेत्रों में बहुत बर्फ है, वो टुंड्रा प्रदेश कहलाती है। जैसे उत्तरी ध्रुव पर विद्यमान हिमटोपी के ठीक नीचे 60 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है, उसमें यहाँ का औसत तापमान -6 से -35 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वर्षा जो होती है वो 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? लाइकेन, मांस, घास, कुछ झाड़ियाँ आदि पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा भारी बर्फ होने के कारण क्षेत्र जो होता है वो वृक्ष विहीन होता है, यानी यहाँ पर बहुत बारिश होने की वजह से वहाँ पर वृक्ष की संख्या थोड़ी कम होती है। जंतुओं में रेनडियर बहुत पाए जाते हैं, आर्कटिक फॉक्स पाए जाते हैं, पोलर बियर पाई जाती है, पांडा पाए जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा क्षेत्र, टाइगा या उत्तरी शंकुधारी वन। उत्तरी शंकुधारी वन यह टुंड्रा का समीपवर्ती प्रदेश है, यानी पोल के पास पाए जाने वाला क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तक फैला हुआ है। यहाँ का औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 20 से 75 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर पादपों में पाइनस, सिड्रस, लार्च, जूनिपेरस आदि की प्रधानता होती है, यानी ये सब पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उसके नीचे होते हैं, क्या कहते हैं? शंकुधारी वन के जस्ट नीचे होते हैं। इस प्रकार के वन उत्तर मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, पूर्वी अमेरिका, कनाडा तक फैले हुए हैं। यहाँ पर औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में, और सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में जो अधिक वार्षिक वर्षा होती है 200 से ऊपर होती है। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन जो होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके पास होने के कारण इनमें तापमान बहुत उच्च होता है। घास स्थल, यहाँ की जलवायु की मुख्य विशेषता शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा औसतन 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। डिजर्ट, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी, 0 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ के मुख्य जो पौधे हैं वो नागफनी, यूफोर्बिया और अन्य मांसल पौधे पाए जाते हैं। जैव मंडल क्या होता है? बायोस्फीयर। मैंने आपको बताया था कि जैव मंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई जीव पाए जाएं वह जैव मंडल कहलाएगा, यानी वह क्षेत्र जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय या जलीय जीवों जहाँ पर जीवों के पाए जाने की संभावना होती है, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल की मोटाई लगभग 22.5 किलोमीटर है। पृथ्वी के सतह के यानी समुद्र के गहराई से लेकर और वायुमंडल तक 22.5 किलोमीटर तक के रेंज में जीव पाए जाते हैं।
जलमंडल पारितंत्र के संगठन की सबसे ऊंची इकाई है और सबसे बड़ी भी इकाई है, जिसमें पृथ्वी के सभी 3 घटक जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सभी सम्मिलित होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आवास क्या होता है। तो आवास क्या होता है? किसी भी जीव के रहने का स्थान, प्राकृतिक आवास जहाँ पर वो पाया जाता है। जैसे हिरण कहाँ पाए जाते हैं? हिरण पाए जाते हैं अयोध्या में, गलियों में नहीं ना, अयोध्या में नहीं पाए जाते हैं, वो हमारा शहर है, हम लोगों का निवास है, मनुष्यों का निवास है। हिरण जंगल में पाए जाते हैं। तो हिरण का जो आवास है वो जंगल है, हमारा आवास ये है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव का अपना एक प्राकृतिक वास स्थान होता है जहां पर वे रहते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, वो उनका आवास कहलाता है। उसके बाद आता है पारिस्थितिक कर्म स्थिति, यानी निके क्या होता है? निकेत, इसे इंग्लिश में निके लिखा जाता है, जिसे हिंदी में निकेत पढ़ते हैं, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है। निकेत वह स्थान जहां पर एक जीव अनुकूल है रहने के लिए, अनुकूल है प्रजनन के लिए। अब देखिए, अगर हम हिरण को उसके प्राकृतिक स्थान से निकाल कर ले आए, क्या कहते हैं, चिड़ियाघर में रख दें, तो चिड़ियाघर उसके लिए अनुकूल थोड़े ना है, वो तो मजबूरी में रह रहा है बेचारा, अब जीवन मिला है तो जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसका जो प्राकृतिक आवास है, जहां पर वो अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है, वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध दर्शाता है, वो उसका निकेत कहलाता है। यानी आवास में जीव का कार्य, उसकी अभिलाक्षणिक क्षमता, सहनशीलता, संसाधनों के उपयोग की क्षमता निकेत कहलाता है। एक आवास में अनेक निकेत होते हैं, प्रत्येक जीव जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। कार्य, क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। यानी जीवों का उसमें कार्य क्या है, उसकी क्रियाशीलता क्या है, उसके आवास में जो भी सारी चीजें हैं, उसके सम्मिश्रण को ही पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। निकेत एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है घोंसला, यानी नेस्ट। इसे सर्वप्रथम जे ग्रीनेल 1917 में दिए थे और इसे पर्यावरण में जीव का स्थान कहा गया है। पर्यावरण में जीव का स्थान कहा गया है। Each species occupies a niche in the community and niche is the role the species plays and includes the type of food it eats, जो भोजन वो खाते हैं, where it lives, जहाँ वे रहते हैं, where it reproduces, जहाँ वे प्रजनन करते हैं, and its relationship with other species, यानी और जो जाति के जीव हैं उनसे क्या संबंध है, वह दर्शाता है उसका निकेत। पारिस्थितिक निकेत को समझने के लिए बहुत सारे धारणाएं दी गई हैं। जैसे चार्ल्स ऑस्टर ने कहा है कि निकेत किसी जंतु का जैविक वातावरण में उसके भोजन और शत्रु से संबंधित स्थान है, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर वो भोजन अपना करता है और उसके शत्रु भी वहां रहते हैं, ऐसा चार्ल्स एल्टन ने कहा। मैकफेडन ने कहा कि उन पारिस्थितिक दशाओं का समूह जिनके अंतर्गत एक जाति प्रजनन करता है और उन दशाओं में स्थिर रहने के लिए संसाधनों या ऊर्जा का अत्यधिक दोहन कर सकता है, वह उसका निकेत कहलाता है। अब आता है गॉज का नियम, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है गॉज का नियम क्या है। आइए देखते हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट पारिस्थितिक निकेत होता है। आपने ये जाना, जब दो जातियां एक समान पारिस्थितिक निकेत में निवास करती हैं तो इनके बीच स्पर्धा से एक जाति दूसरी जाति को निष्कासित कर देती है। जब समान भोजन के लिए दो जातियों के बीच स्पर्धा होगी तो दोनों में लड़ाई होगी, उन लड़ाई में जो जीतेगा वही उस पर अधिकार करेगा, जो नहीं करेगा वो भगा दिया जाएगा। तो ये कहते हैं गाज का नियम, इसे कहते हैं गाज का सिद्धांत या गाज का स्पर्धात्मक अपवर्जन का नियम। बस ये था आज का टॉपिक, गाज का नियम तक। अब इसके बाद कल आप लोग को बताया जाएगा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण क्या है और उसके विभिन्न घटकों के बारे में, जैविक और अजैविक घटक के बारे में। उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है। यहाँ से आपको सिर्फ समझते चलना है चीज़ों को, जो जो कुछ पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट में, उनको आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके समझना है और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप रट नहीं सकते, समझ सकते हो, केवल समझ कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप रट नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं रटा जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, पॉइंट समझना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। नीट में अभी तक इन सबसे पूछे हुए क्वेश्चन
आप ज़रूर देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करें। और आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी आप लोग को यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।